ये आप आ गया सर। कोई नहीं, आपका रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा। दोनों लेक्चर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका विस्कोसिटी, है ना। तो विस्कोसिटी में नॉर्मली आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि विस्कोसिटी होती क्या है, फिर आपने रेनॉल्ड्स नंबर एंड स्टोक्स लॉ, क्रिटिकल वेलोसिटीज के कंसेप्ट पढ़े, राइट। एक यहाँ पे होता है विस्कोसिटी में जो चीज़ आपको पढ़नी होती है, दैट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना, इन ए कैपिलरी ट्यूब, इन ए कैपिलरी और ट्यूब, है ना। सिंपल लिख लो आप इसमें कि आपको फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी और ट्यूब के बारे में थोड़ा सा एडिशनल पढ़ना पड़ता है ना, कि फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी और ट्यूब, है ना। तो देखो अब तक जो हम पढ़ते थे ना फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना, आप बोलते थे कि अगर कोई नैरो कैपिलरी इस तरह से है ना, तो इस नैरो कैपिलरी में जो फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कि अगर इसका एरिया चेंज नहीं हो तो हर पॉइंट पे इसकी फ्लो की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है ना। कि फ्लो जो होता है वो कैसा होता है, बेसिकली आपका यूनिफॉर्म होता है। और जो फ्लो रेट होता था, है ना, इसका फ्लो रेट जो हम लिखते थे वो एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता था, और वो क्या रहता था बेसिकली आपका कांस्टेंट, है ना। कि फ्लो रेट क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। लेकिन ये होता था जब विस्कस नॉन विस्कस लिक्विड है ना। लेकिन अब हम यहाँ पे लिक्विड जो ले रहे हैं वो विस्कस लिक्विड ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक विस्कस वर्ड लगा दो, ये फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, कि अगर कोई विस्कस लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में फ्लो होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज डिफरेंट आ जाती है ना, कि जब भी हम फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा मैं इनलार्ज ट्यूब को बना रहा हूँ फॉर क्लैरिटी, कि ये आपका कोई ट्यूब है ना, कि ये क्या है, बेसिकली आपका कोई ट्यूब है ना, कि आपका कोई कैपिलरी ट्यूब है। इसका रेडियस आप कोई ले लो, है ना, कि ये आपका इसका सेंट्रल एक्सिस है ना, कि दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, और इसकी रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस, एल इसकी लेंथ है ना, और दोनों एंड के बीच में प्रेशर डिफरेंस है ना, कि यहाँ पे दोनों एंड के बीच में क्या है, बेसिकली आपका प्रेशर डिफरेंस है। और ये प्रेशर डिफरेंस सपोज डेल्टा पी है ना, डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस, है ना, क्योंकि अब ये विस्कस लिक्विड हो गया ना, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी रिक्वायर द प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो एल लेंथ है, आर रेडियस है, एंड डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस, है ना। कि यहाँ पे जस्ट हम बोलेंगे कि जो डेल्टा पी है दिस इज प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो क्या होगा कि मान लो राइट वर्ड इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रहा है, कि इसमें कोई विस्कस लिक्विड अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक सरप्राइजिंग चीज होती है कि अब इसमें किसी भी क्रॉस सेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना है ना, तो जो पाइप के कांटेक्ट में लेयर होगी उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, और यहाँ पे पाइप के चारों तरफ जो कांटेक्ट में लिक्विड होगा वो जीरो स्पीड का होगा, है ना। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फ्लोर के कांटेक्ट में जो लिक्विड रहता है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है विस्कस फोर्स की वजह से। वैसे पाइप के इस पेरीफेरी पे जो लिक्विड होगा इस तरह से, है ना, चारों तरफ, है ना, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। और जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे जाते जाएंगे फ्लो की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे तो जीरो वेलोसिटी का लिक्विड है, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी कुछ ज्यादा होगी जैसे हम नीचे जाएंगे, है ना। दोनों तरफ एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनेगा, ऐसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे फ्लो की वेलोसिटी इस तरह से बढ़ती जाएगी, है ना। और सेंटर पे जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, कि सेंटर पे जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसलिए आपकी मैक्सिमम होती है। तो जब भी कोई विस्कस लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में फ्लो करता है तो उसका जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होता है वो ऐसा होता है ना। इस तरह से जब हम एरो से शो करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना। तो वेलोसिटी का प्रोफाइल जो होगा कि जो आउटर पेरीमीटर के कांटेक्ट में लिक्विड होगा वो तो रेस्ट पे होगा, जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ेंगे लिक्विड की स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, और फिर से पेरीफेरी की तरफ जीरो हो जाएगी, और सेंटर वाले लिक्विड की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। इसको हम इस तरह से कई बार ज्वाइन भी कर देते हैं, तो ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से आपका एक कर्व आ जाता है ना, कि ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आपका एक कर्व आ जाएगा, है ना। कि यहाँ पे ज्वाइन करने पे मैं सॉलिड लाइन से ही ज्वाइन कर देता हूँ, इसको ज्वाइन करने पे एक कर्व आ जाता है, और ये कर्व पैराबोलिक होता है ना। इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना। कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगा वो पैराबोलिक शेप का होगा, पैराबोलिक शेप का होगा। इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा
दैट विल बी हैविंग द शेप ऑफ ए पैराबोला, है ना। तो ये होता है। तो अब आपको ये निकालना होता है कि वेलोसिटी किसी भी वाई डिस्टेंस पे कितनी होगी। जैसे आपने बोला सेंटर पे मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी और ये जीरो हो जाएगा, है ना। और प्रेशर डिफरेंस अगर डेल्टा पी है तो हम यहाँ पे टर्म एक डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ पाइप। बिटवीन क्या हो जाएगा बेसिकली आपका एंड ऑफ पाइप, कि एंड ऑफ पाइप के बीच में क्या आ जाएगा बेसिकली आपका प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि पाइप के एंड के क्रॉस एक प्रेशर ग्रेडियंट आ जाएगा। पाइप के एंड के क्रॉस क्या आ जाएगा बेसिकली आपका प्रेशर ग्रेडियंट। ये प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा डेल्टा पी बाई एल, कि चेंज इन प्रेशर बाय लेंथ ही क्या होता है बेसिकली आपका प्रेशर ग्रेडियंट। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, और जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा इसका पैराबोलिक शेप होगा, है ना। तो अब आपका पर्पस ये है कि जैसे पूरी रेडियस तो आर है, इसके एक्सिस से अगर मैं वाई डिस्टेंस पे कोई यहाँ पे लिक्विड ले लूँ, है ना, कि भाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस ऊपर पे अगर मैं लिक्विड ले लूँ, इसकी वेलोसिटी सपोज वी है ना, क्योंकि ये तो मैक्सिमम होगा सेंटर वाला, जैसे जैसे वी कम होता जाएगा। तो हम निकालना चाहते हैं कि एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे या वाई रेडियस पे, है ना, जो भी लिक्विड के एलिमेंट्स होंगे उसकी वेलोसिटी वी कितनी होगी, है ना, क्योंकि वाई के अकॉर्डिंग जो वी है वो क्या हो रहा है बेसिकली आपका चेंज हो रहा है। तो इसका जस्ट आपको एक फॉर्मूला लिखना है ना, कि भाई किसी भी वाई डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी वी, इसकी वैल्यू आपकी ये होती है ना। इसको आप याद रखोगे, डेल्टा पी बाई डेरिवेशंस भी होते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डेल्टा पी बाई 4 ईटा एल, है ना, इंटू आपका आ जाएगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपका है ना, कि भाई किसी भी वाई डिस्टेंस में दिस इज द velocity of liquid, right, at radius y from axis of pipe, from axis of pipe। ये जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है उससे किसी वाई रेडियस पे जितने भी लिक्विड के एलिमेंट्स होंगे उसकी वेलोसिटी ये वी होगी, और वी का फॉर्मूला हम जस्ट ये लिखेंगे, है ना। और ऑब्वियस बात है कि ये वेलोसिटी जो है ये पैराबोलिक एक फंक्शन है ना, कि जो वी का वाई के साथ रिलेशन है वो स्क्वायर का है। तो पैराबोलिक रिलेशन है इसलिए इसका शेप पैराबोलिक होता है। इसके जो वेलोसिटी प्रोफाइल का शेप होता है वो वेलोसिटी प्रोफाइल का शेप कैसा हो जाएगा इसलिए आपका पैराफुल, है ना। मैं लिख लेता हूँ इसमें, है ना। तो जस्ट आपने बोला कि ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल है 4 ईटा एल, बेटा ईटा एल, ईटा आप जानते हो कि भाई डेल्टा पी बाई 4 ईटा एल, है ना। ईटा जो होता है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है बेसिकली आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ना। और एल तो लेंथ है 4 ईटा इंटू एल, स्मॉल आर स्क्वायर बाई माइनस वाई स्क्वायर, है ना, कि स्मॉल आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बेसिकली आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं है इसमें बेटा, कि जैसे आपने यहाँ पे कोई पाइप ले लिया, नॉर्मल केस में क्या होता था कि अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करूं तो अगर कोई इस तरह से एरिया ले लूं तो हर जगह पे वेलोसिटी सेम रहती थी, अब तक जो हम पढ़ते आते थे फ्लूइड डायनेमिक्स में, और बोलते थे एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट फ्लो रेट होगा और ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उस टाइम हम विस्कोसिटी नहीं लेते थे। लेकिन जब विस्कोसिटी लेंगे तो हर जगह पे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे फ्लो की वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। जो आउटर पाइप के कांटेक्ट में लिक्विड होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। और सेंटर पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। और इसी के टिप को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो जब टिप को ज्वाइन करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। और इस वेलोसिटी प्रोफाइल का शेप जो होता है वो पैराबोलिक होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा है। तो जब भी वाई स्क्वायर का रिलेशन आता है तो फंक्शन कैसा होता है बेसिकली आपका पैराबोलिक। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको जानना है। तो इस फॉर्मूले में अगर आपको वाई पता है तो कहीं भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट एक्सिस, वेलोसिटी एट सेंट्रल एक्सिस, कि भाई सेंट्रल एक्सिस पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी सेंट्रल एक्सिस पे वो क्या हो जाएगा, आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। बेटा यहाँ तो लिखा तो हुआ है यार, आर इज द ट्यूब रेडियस, थोड़ा देख लो, आर इज रेडियस है आपका ट्यूब का, एल लेंथ है, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है ना। आर जो है वो ट्यूब का क्या है, रेडियस है, और वाई जो है सेंटर से किसी वाई डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं कितनी वेलोसिटी होगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल एक्सिस में आपको निकालना है तो ऑब्वियस बात है कि अगर मुझे सेंट्रल एक्सिस में वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे वाई मैं जीरो पुट कर दूंगा,
क्योंकि y सेंटर से डिस्टेंस ही तो है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, 0, है ना। यहाँ पे y की जो वैल्यू आप पुट करोगे, y0 पुट कर दोगे। तो y0 पुट करोगे तो वेलोसिटी सेंट्रल एक्सिस पे आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली आपका डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर बाई 4 ईटा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी की वैल्यू जैसे सेंटर से दूर जाएंगे कम होते जाएंगे, और जब आउटर में पहुंचेंगे तो वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि आर और वाई वहां पे सेम हो जाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको जानना होता है ना। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आप मेमोराइज कर लेंगे, है ना, कि किसी पाइप में जब विस्कस लिक्विड फ्लो होता है तो पूरे क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी सेम नहीं होती, वेलोसिटी वेरिएबल होती है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, लिख लो आप इसे, है ना, ये कर सकते हैं। ओके, है ना, ये आप लिख लिया इस तरह से। तो ये आपका प्रोफाइल होता है। तो कई बार मैंने देखा है नीट में क्वेश्चन प्रोफाइल के ऊपर ही आया है कि 3-4 प्रोफाइल बने, उसमें सेलेक्ट करना होता है कि जब पाइप में लिक्विड फ्लो होगा तो वेलोसिटी प्रोफाइल का नेचर कैसा होगा, है ना। तो पैराबोलिक शेप का होता है ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। चलो इसके बाद हम आते हैं, ये नेक्स्ट चीज है, इसी से रिलेटेड वो भी है ना, कि इसी से आपका ये रिलेटेड है, दैट इज योर, अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड है कि फ्लो रेट कितना होगा। भाई कोई भी पाइप से जब लिक्विड फ्लो होगा तो लिक्विड का फ्लो रेट कितना होगा, है ना। इसमें जो लिक्विड होगा उसका फ्लो रेट की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्लो रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। वी कैन सिंपली कैलकुलेट द फ्लो रेट, है ना। तो देखो अगर नॉन विस्कस लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड, तो इसका फ्लो रेट हम जानते हैं। तो नॉन विस्कस लिक्विड का जो फ्लो रेट होता है ना, नॉन विस्कस लिक्विड का हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, बेटा एक फटाफट लिख लो, इसको देख लो फटाफट। ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करते हैं। तो नॉन विस्कस का जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो तो हम जानते ही हैं। भाई किसी भी पाइप में अगर इस तरह से लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो अभी मैंने बोला है कि इसका वॉल्यूम फ्लो रेट तो कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम फ्लो रेट क्यू जो होता है, इसी वॉल्यूम फ्लो रेट को हम बोलते हैं क्यू। ये आपका एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ना। इसके अंदर हर जगह पे वी तो सेम ही रहेगी, है ना। तो ये एरिया एंड वेलोसिटी का क्या रहेगा, बेसिकली आपका प्रोडक्ट रहेगा, है ना। ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसमें तो एकदम आसान था कि भाई नॉन विस्कस अगर लिक्विड है पाइप में फ्लो हो रहा है तो इसका वॉल्यूम रेट क्या रहता है, बेसिकली आपका कांस्टेंट रहता है, वो एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट रहता है। लेकिन जब विस्कस लिक्विड फ्लो होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना, ऑफ विस्कस लिक्विड, ऑफ विस्कस लिक्विड, है ना, इन ए पाइप। भाई किसी भी पाइप में वॉल्यूम फ्लो रेट किसी विस्कस लिक्विड का कितना होगा, ये अगर मुझे निकालना है,
कि भाई कितने मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से वो फ्लो हो रहा है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना होता है आपको, और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजले इक्वेशन। जो आपकी इक्वेशन आएगी इसी को हम बोलते हैं जैसे आपका पॉइजले इक्वेशन, है ना, ये आपका आ जाएगा। ये वॉल्यूम फ्लो रेट का जो फॉर्मूला आता है वी कॉल्ड एज ए पॉइजले इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा वही सिचुएशन आ जाएगी, है ना, कि जैसे ही कोई विस्कस लिक्विड किसी पाइप से फ्लो होगा, है ना, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके आएगा, है ना। सिंपल एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस आ गया, एल इसकी लेंथ आ गई, है ना। और ऑब्वियस बात है इसका रेडियस जो पाइप का होगा वो स्मॉलर हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब इसका मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला लिखना है। तो एज पर द पॉइजले इक्वेशन, है ना, कि ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है वो हम ये लिख सकते हैं, है ना, कि भाई जो इस केस में क्यू होगा वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना, क्यू जो होता है वो डीवी बाई डी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला डिराइव करके ये आता है पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 बाई ईटा है, एक ईटा है। ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेटर ऑन ये मतलब एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कई बार नीट में क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएंगे, है ना, कि पॉइजलेस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई नॉन विस्कस लिक्विड है तो वो तो एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर कोई विस्कस लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम फ्लो रेट इतना होता है पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 बाई 8 ईटा है ना, वेयर ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। तो ये दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा जो है आपको जानने पड़ेंगे, एक तो वॉल्यूम फ्लो रेट का और एक जो मैंने पहले बताया था, है ना, जो वेलोसिटी प्रोफाइल का फंक्शन कि भाई किसी भी वाई हाइट पे इसी से ड्राइव होगा। वी अगर पता है तो हम ए वी यूज करके वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल सकते हैं, इनो डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपको जानने हैं, दिस इज नोन एज ए वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है ना। तो इसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं पॉइजलेस इक्वेशन, पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 इंटू डिवाइड बाई 8 ईटा, है ना। तो ये थोड़ा सा आप जानना विस्कोसिटी में, है ना, कि विस्कोसिटी में हम ये चीज जानते हैं। हाँ, मीटर क्यूब पर सेकंड, सही बात है ना। ये जो होगा मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट मीन्स मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना। कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, जो क्यू होता है इसको हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी, डी कैपिटल वी बाई डी टी, है ना, वॉल्यूम पर सेकंड। इसका मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ही वॉल्यूम फ्लो रेट होता है ना? अब थोड़ा सा ना नेचर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो फिजिक्स में या नेचर जो होती है ना, वो एक सिमेट्री हमेशा सर्च करती है कि बहुत सारी चीजें सिमेट्रिकल होती हैं, है ना। तो जो फ्लो है वो भी सिमेट्रिकल होता है, चाहे वो हीट का फ्लो हो, चाहे लिक्विड का फ्लो हो, चाहे चार्ज का फ्लो, है ना। तो भाई जो फ्लो का नेचर होता है इन दोनों केस में एकदम सिमेट्रिकल होता है ना। कि भाई चार्ज फ्लो होता है जिस लॉ से होता है वैसे ही लिक्विड फ्लो होता है, और वैसे ही बेसिकली आपका कोई हीट फ्लो होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स में वो यूज होता है ना। तो सिमिलैरिटी बिटवीन द, है ना, ये आपने थर्मल प्रॉपर्टीज में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, है ना। बस उसमें लिक्विड फ्लो को हम इंक्लूड नहीं करते थे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन, है ना, ये सिमिलैरिटी बिटवीन, राइट, लिक्विड फ्लो इन ए पाइप, हीट फ्लो, है ना, एंड चार्ज फ्लो, एंड चार्ज फ्लो, है ना। तीनों चीजें एकदम सेम होती हैं,
है ना, कि सिमिलैरिटी बिटवीन द लिक्विड फ्लो, हीट फ्लो एंड चार्ज फ्लो, है ना, इस सब में एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर मैं इस सिमिलैरिटी को थोड़ा सा सर्च करूं, अभी मैं शो करूंगा। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी लग रहा है, मैं कर दे रहा हूँ। ओके, यू कैन राइट। So what have you written next to volume? वॉल्यूम पर सेकेंड। अच्छा, वॉल्यूम के बाद मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम फ्लो रेट। Not there, sir. It's Q is equal to dV upon dt. हाँ, दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड, Thank you, sir. वॉल्यूम पर सेकेंड, डी बाई डी टी इज द वॉल्यूम पर सेकेंड। है ना। अब हम आ जाते हैं कि भाई व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द लिक्विड फ्लो, हीट फ्लो एंड चार्ज फ्लो, है ना। ये तीनों चीजें सेम होती हैं बेसिकली। जब मैं इस तरह से बात करूंगा ना, लिक्विड फ्लो और इसमें सिमिलैरिटी, तो मैं इस तरह से एक थोड़ा सा टेबल बना सकता हूँ छोटी सी, है ना, कि आई कैन फ्रेम ए टेबल ऑफ दीज थ्री, है ना, कि दिस इज लिक्विड फ्लो, दिस इज हीट फ्लो एंड करंट फ्लो, है ना, इसके बीच में वी कैन फॉर्म ए टेबल, है ना। तीनों चीजें सिमिलर होती हैं, है ना। तो पहले मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा कि इन तीनों में अगर हम सिमिलैरिटी देखें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेसिकली आपका चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो, है ना। दूसरा हो जाएगा बेसिकली आपका हीट फ्लो, हीट फ्लो, और तीसरा आपका हो जाएगा लिक्विड फ्लो, है ना। तो चार्ज फ्लो जो होता है ना, जो रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता है उसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो जो करंट होती है आई की वैल्यू, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, आप लिखते हो डी क्यू बाई डी टी। ऐसे जो हीट करंट होगी, इसको मैं अगर लिखूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाता है, डी कैपिटल क्यू बाई डी टी, है ना। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है, दिस इज करंट, वैसे अगर हीट करंट अगर हम ले लें तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। वैसे लिक्विड फ्लो में आ जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट, कि भाई कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, डी बाई डी टी। इसको हम लिक्विड करंट बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ लिक्विड करंट। तो मतलब ये जो करंट है, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज हीट करंट एंड दिस इज लिक्विड करंट। तो लिक्विड करंट जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, बेसिकली आपका वॉल्यूम होगा। और होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि करंट इज इक्वल टू जो होता है, दिस इज इक्वल टू द डेल्टा वी बाई आर, है ना। और इसमें डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आर इज द रेजिस्टेंस। डेल्टा वी क्या होता है बेसिकली आपका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस से तो करंट होता है। और इस केस में ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जानते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है एल बाई सिग्मा ए, वेयर एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया, एंड सिग्मा जो होगा ये आपका कंडक्टिविटी होती है ना। ये हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के केस में सिग्मा जो होगी वो क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं हीट फ्लो की बात करूं, तो जो हीट करंट है ये भी सेम चीज होती है ना। कि जब मैं यहाँ पे बात करूंगा हीट करंट की, बेटा लिक्विड में करंट की हम बात जो कर रहे हैं ना, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो हो रहा है ना। कि लिक्विड फ्लो में जब मैं करंट की बात कर रहा हूं, तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। करंट का मतलब रेट ही होता है, इसलिए हम बोलते हैं करंट। सिंपल हम बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक नहीं होती है करंट, तो हीट करंट भी हो सकती है, वाटर करंट भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना, इज नोन एज ए लिक्विड करंट। तो जैसे आपने बोला सिंपल इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होती है, जो हीट फ्लो में हीट करंट होगी ये आपकी टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस आ जाएगा,
है ना। यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सिमिलर आप लिख लोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है एल बाई के, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। जैसे सिग्मा जो है वो अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है तो के थर्मल कंडक्टिविटी है ना, कि के इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसे क्योंकि वहां लिखूंगा तो अननेसेसरी कंफ्यूज हो गया आप। जो सिग्मा है दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना। तो वैसे ही आपका जो के होता है ये थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आ गई। ऐसे इसमें भी होता है, इसमें भी जब हम लिखेंगे करंट, जो लिक्विड करंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो दिस इज द डेल्टा पी बाई आर हो जाएगा, है ना। और डेल्टा पी जो होगा दिस इज प्रेशर डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा इसके लिए आपका प्रेशर डिफरेंस। तो जो चार्ज फ्लो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होते हैं, जो हीट फ्लो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, और जो लिक्विड फ्लो होता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन एक चीज है कि अब रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट टर्म यहाँ पे क्या होगा, तो वो थोड़ा सा आपको अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो एनालॉगस है। लेकिन इसके लिए आपको पॉइजले इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, या अभी आप जो आपने पॉइजले इक्वेशन पढ़ा है ना उसको यूज कर लोगे, है ना, पॉइजलेस इक्वेशन। जब आप पॉइजले इक्वेशन यूज करोगे तो अभी तो आपने पढ़ा कि लिक्विड करंट का मतलब होता है डी बाई डी टी, और ये होता है पाई डेल्टा पी आर टू द पावर 4 बाई ए थीटा, है ना। तो जो पॉइजले इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो करंट होगी इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख दूंगा डेल्टा पी बाई समथिंग, तो डेल्टा पी बाई समथिंग हो जाएगा ए थीटा एल, है ना, बाई पाई आर की पावर 4, है ना। तो यही जो टर्म होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा, पॉइजले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चीज आपके रेजिस्टेंस की जगह पे आ गई, है ना। तो इसका आर हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा ए थीटा एल बाई पाई आर की पावर 4, है ना। तो तीनों चीजें सेम होती है, तो इसलिए कई बार जैसे आप हीट के क्वेश्चंस को करंट के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हो, लिक्विड फ्लो को भी करंट की तरह सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सारे जो सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट है आप लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम कितने फ्लो हो रहा है। करंट प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी ए थीटा एल बाई क्या हो जाएगा पाई आर टू द पावर 4, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो इसको लिख लो। हाँ भी शो करूंगा बेटा, वेट फॉर मोमेंट, पहले इसको लिख लेने दो, है ना, देन आई विल शो ऑल फ्लाई साइड्स। एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, बिल्कुल सही है, जिसमें एल होगा वो पाइप का लेंथ है ना। आर रेडियस है, एल लेंथ है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो सबको हम रेसिस्टेंस जैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस सॉल्व करते हो वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। है ना? हाँ, कैपिटल आर इज द रेसिस्टेंस इन ऑल कॉलम, कैपिटल आर जो होगा ना वो रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। अब ये रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे हीट रेजिस्टेंस, और इसको हम बोलेंगे लिक्विड या फ्लो रेजिस्टेंस, है ना। अपोजिशन टू द फ्लो ही तो रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो चार्ज का फ्लो हो, चाहे लिक्विड का फ्लो हो, चाहे हीट का फ्लो हो, आर इज द रेजिस्टेंस। तो जो नेचर है वो हमेशा इस तरह से फ्लो में सिमेट्री ऑफर करती है, भाई सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली,
है तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके न्यूमेरिकल से भी हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट टू नो, है ना, ये हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, क्या पड़ेगा। चलो तो एक प्रीवियस स्लाइड्स आप देख लो सारे, वन बाय वन में शो कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से आ गए, है ना, कि फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, ये फॉर्मूला आ गया। सेकंड पे हम यहाँ पे आ गए पॉइजलेस इक्वेशंस पे, पॉइजलेस इक्वेशंस, है ना। और थर्ड में आपका यहाँ पे आ गया हम कि भाई सारे तरह के जो कंडक्शन होते हैं ऑल एनालॉगस होते हैं, तो उसमें सिमिलैरिटी का मैंने एक टेबल बना दिया है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। है ना, तो ये जस्ट आपका था। तो अब हम क्या करेंगे, आज हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपका हो चुका है, तो मैं एक रैंडम क्वेश्चन दे दूंगा कहीं का भी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, कोई भी क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, है ना, और अटेम्प्ट करके आंसर सेंड करो। नो नीड टू हरी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है आपको, है ना, कि बहुत ज़्यादा आपको जल्दबाजी की जरूरत नहीं। तो आज मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं इसमें, सो दैट आपको हर चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, है ना, तो हम कर सकते हैं। चलो आई विल शेयर फिर क्वेश्चंस। मतलब करेक्ट आंसर आना चाहिए, अभी स्पीड उतनी मैटर नहीं करती है, जब आप सीखते हो ना, है ना, कि व्हेन यू लर्न समथिंग तो उस टाइम स्लो सीखना चाहिए थोड़ा सा, है ना, आराम से सीखते हैं चीज़ों को, एक बार आ जाता है फिर उसकी स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं। तो ये सारे अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जो भी मैं शो कर रहा हूँ। यू कैन गो फॉर फर्स्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी।
हाँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, आर्यन पवार, योर आंसर इज करेक्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, रचल, योर आंसर इज करेक्ट. है ना, सही है. नाउ आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. है ना, वैसे आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है. देखो, इसमें कंसेप्ट आपको जो यूज करना है वो ये यूज करना है आपने. हाँ, ब्रजेश, योर आंसर इज करेक्ट. है ना, सही बता रहा हूँ. है ना, आपका आंसर जो है वो सही है. हाँ, सिद्धांत, योर आंसर इज करेक्ट. है ना, कुमकुम, योर आंसर इज करेक्ट. बिल्कुल सही है ना, सही कर रहे हो आप. है ना, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये. इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे सोचना है कि ये लिक्विड का सरफेस है ना, कि दिस इज द लिक्विड सरफेस, और किसी बॉल को किसी हाइट से हम रिलीज करते हैं, एच हाइट से. है ना, बॉल का आपको रेडियस वगैरह दिया ही हुआ है ना. वैष्णवी, योर आंसर इज करेक्ट. बॉल का आपको रेडियस वगैरह दिया हुआ है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो स्पीड इंक्रीज होगी, जैसे इसके अंदर जाएगा इसकी स्पीड भी हो जाएगी. है ना, और इसने बोला अभी वी चेंज नहीं होगा, इसके अंदर जाने पे वी रिमेन अनचेंज्ड. रिमेन अनचेंज्ड मतलब ये जो वी होगी, दिस, ये अगर अनचेंज रहेगी तो ये वी इक्वल हो जाएगी वी टी के. है ना, कि दिस विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वेलोसिटी, तभी तो अनचेंज रहेगी. है ना, मतलब जैसे इंटर करेगी तो तुरंत जो वेलोसिटी उसने गेन किया है वो टर्मिनल के इक्वल ही होगी. है ना, तो v इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसी को आप यूज कर लो. है ना, हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते ही हैं, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा. है ना, इनटू आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा बेसिकली आपका सिग्मा माइनस रो. ये तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से, और ये जो v गेन करेगा फ्री फॉल में, ये v की वैल्यू √2 gh हो जाएगी. एच हाइट से जब ड्रॉप होगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से √2 gh हो जाएगा. बस इसको सॉल्व करके आप एच की वैल्यू निकाल लो, थोड़ा कैलकुलेशंस होंगे. है ना, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन. है ना, डेंसिटी आपको दिया हुआ है बॉल की, रो सिग्मा, एंड वाटर में आ रहा है, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, वो आपकी 10 पावर 3 हो जाएगी.
है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी आपको दिया हुआ है, ई टेंड्स टू, है ना। तो सारा कुछ दिया हुआ है, जब पुट करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, एच की वैल्यू आ जाएगी, है ना, यू विल गेट द एच वैल्यू। बात एक ही है बेटा, मतलब √2 GH जो आप निकालते हो वो काइनेमेटिक्स या उससे निकाल सकते हैं बात, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वही चीज़ तो होती है, दोनों से सेम ही आता है ना। √2 GH आ गया और ये टर्मिनल के इक्वल हो जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। √2 GH आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालो, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो, सब चीज़ें एक ही होती हैं, हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे जो एच का आंसर आ रहा है, ये प्रिसाइजली जो स्टूडेंट कर रहे हैं 20.4 मीटर कर रहे हैं, है ना। अगर आपने आंसर 20 भी लिखा हुआ है तो भी मैं सही मान रहा हूँ उसे, है ना, कि 20.4 मीटर या 20 मीटर आ जाएगा आपका आंसर, बेस्ड ऑन कि आप जी क्या ले रहे हो, है ना। तो वैसे जैसे डाटा दिया हुआ है जी के अकॉर्डिंग, जी आपको 9.8 लेना चाहिए, तो थोड़ा सा कैंसलेशन वगैरह हो जाएगा उससे, है ना, कि अगर 9.8 लोगे तो ईटा से वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर सही है, 20.4 भी सही है, 20 मीटर भी सही है, बोथ आंसर सही है। तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना था, इसे लिख लो आप इसे, है ना, ये कर सकते हैं इसे, है ना। कुछ नहीं बेटा, यहाँ से जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, जैसे नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी √2 GH हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड है, मींस दिस विल बी इक्वल टू द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू होती है, दोनों को आप सॉल्व कर लोगे, विल गेट योर आंसर। मतलब जैसे इंटर किया उसने टर्मिनल गेन कर लिया, तभी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, अदरवाइज तो फिर इंक्रीज या डिक्रीज होगी, है ना। क्या है ना, तो यहाँ कर सकते हैं ऐसे। चलो, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, है ना? सारे करेंगे हम 1 बाय 1, स्टार्टिंग से ही मैं लेके आता हूँ फिर मैं आपको। हाँ, ओके, ये नहीं करना है अपने, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, आर्यन पवार, योर आंसर इज करेक्ट।
Ashish, your answer is correct. Rachel, your answer is correct. हाँ, Disha, your answer is correct. Vaishnavi, Ikra, your answer is correct. Khushi, your answer is correct. हाँ सही है. कुमकुम, your answer is correct. हाँ, काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है. Many people has got the correct answer. सही बात है. इसका जो आंसर आएगा, that D option is correct. Sorry, B option, B for Bombay option is the correct. है ना, 20 सेंटीमीटर. है ना, कुछ नहीं है. आप फॉर्मूला लिख लो. ये फॉर्मूला इक्वल टू जो होता है वो 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर होता है. लेकिन चूंकि ये अब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना, तो हम जी की जगह पे विल यूज द जी इफेक्टिव. तो जी इफेक्टिव तो उस केस में जीरो हो जाएगा ना. भाई फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में जी की वैल्यू, जी की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, जी इफेक्टिव. और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में जी इफेक्टिव की वैल्यू जीरो होती है. तो जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एच शुड बी इनफाइनाइट, है ना. एच शुड टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना. एच इनफाइनाइट मतलब राइज होता जाएगा, और राइज होके ओवरफ्लो भी हो जाएगा, है ना. एच अगर इनफाइनाइट बहुत ज्यादा है, वो तो जो हम बोलते हैं ना कि ओवरफ्लो नहीं होगा, वो बहुत कम चेंज के लिए बोलते हैं. इसमें तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा. अगर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट पे है तो इट विल राइज और लिक्विड ओवरफ्लो भी होगा. तो मैक्सिमम कितना इसमें राइज हो सकता है, अगर ट्यूब के अंदर हम वाटर देखें तो वो तो 20 सेंटीमीटर ही होगा ना, है ना. तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, है ना. तो आंसर विल द 20 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा. तो बी ऑप्शन आ जाएगा. तो जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम हो तो जी की जगह पे हम जी इफेक्टिव यूज कर लेते हैं, और फ्रीली फॉलिंग है तो जी इफेक्टिव जीरो होता है. तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, है ना. तो ये आपका 20 आ जाएगा. दिस वी कैन. ऐसे आते जाएंगे आपके. ओके बेटा, जी फॉर्मूला ये होता है 2t cos थीटा बाई रो जी आर. नॉन इनर्शियल फ्रेम में जी की जगह पे जी इफेक्टिव यूज करते हैं. और कोई भी अगर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट होता है, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर तो है, तो उसकी जगह पे जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा. तो अगर ये जीरो होगा तो एच इनफाइनाइट हो जाएगा. मतलब मैक्सिमम हाइट तक रेज हो सकती है इसकी, जितनी ट्यूब की हाइट है. उसके बाद लिक्विड ओवरफ्लो भी हो जाएगा. लेकिन ये तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम कितना होगा कैपिलरी में. वाटर कॉलम जो लेंथ जो होगा वही होगा जो लेंथ इसका है. तो 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना. तो कर सकते हैं. ओके, ये आपका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, है ना. यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन.
आर्यन पवार, योर आंसर इज करेक्ट। संचिता, सही है आपका आंसर। आर्या, आंसर सही है आपका। वैष्णवी, सही है। ध्रुव, सही है। रचित, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स सबकी हो रही है थोड़ी सी। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो, है ना इसमें, लेकिन वही ये कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करना होगा, है ना। इसमें बी ऑप्शन सही आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे। हाँ रिचल, अब आपका सही है ना। बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सही। हाँ इकरा सही है आपका आंसर। ध्रुव सही है ना, सही। 7 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें जो फोर्स लगाएंगे वो विस्कस फोर्स का इक्वल ही तो होगा, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, ईटा ए वी बाई डी होता है ना। तो ईटा इसने दिया हुआ है 0.07। एरिया आपका आ जाएगा, सरफेस एरिया 0.1 है ना। और वेलोसिटी ग्रेडियंट बॉटम में 0 होगा, ऊपर में 1 होगा, तो वी की वैल्यू 1 आ जाएगी बाई डी। डी अब 1 मिलीमीटर है ना, कि ये क्या है बेसिकली आपका 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, विल गेट योर आंसर, है ना, क्योंकि मिलीमीटर है ना, तो उसको बाकी सब चीज़ें आपने एसआई में लिया है तो उसको भी एसआई में लेना पड़ेगा। तो इससे आपका जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा विस्कस फोर्स, वो 7 न्यूटन लगेगा। तो 7 न्यूटन अपोज कर रहा है, उतनी ही अगर हम अप्लाइड फोर्स लगाएं, है ना, तो एक कांस्टेंट स्पीड 1 से मूव करता रहेगा। तो 7 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये आपका आंसर। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक विथ नेट रेट ऑफ फ्लो थ्रू देम विथ सेम प्रेशर डिफरेंस लिख लेना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, विथ सेम प्रेशर डिफरेंस, विथ सेम प्रेशर डिफरेंस पी, डिफरेंस पी, है ना। प्रेशर डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो किस तरह से निकलेगा।
हाँ, Rachel, your answer is correct. And Aryan Pawar, your answer is correct. सही बता रहे हो आप इसको. Rachel and Aryan Pawar, your answer is correct. Kashfit, your answer is correct. Vaishnavi, your answer is correct. Priya, your answer is correct. सही बता रहा हूँ. ओके, है ना, मैं देख लेता हूँ आपको. ठीक है, सही बता रहा था आंसर, है ना. आशीष, सही है आपका आंसर. संचिता सही है. आर्या, नाउ योर आंसर इज करेक्ट. ध्रुव सही है आपका आंसर. रितिका सही है ना. इकरा सही है. गौरी, कुमकुम, सबके आंसर सही है, बिल्कुल सही है. सही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ना. ऑल आंसर्स आर करेक्ट. सानिया, योर आंसर इज करेक्ट, है ना. ए ऑप्शन इज करेक्ट. सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो थोड़ा सा मैं इसको फ्रेश पेज में शो कर देता हूँ. कैपिलरी ऑफ लेंथ L and 2L and radiuses R and 2R are connected in series, है ना. तो मैं इसको कहीं पे और शो कर देता हूँ, है ना. 8/9x इज द करेक्ट आंसर, है ना. 8/9x क्या होगा बेसिकली आपका सही हो जाएगा. मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आना चाहिए क्वेश्चन आपको, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये, है ना. देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा था कि पहले हम एक सिंगल पाइप ले लेते हैं ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, है ना. इसमें लेंथ आपका L है एंड रेडियस इसकी कितनी है बेसिकली आपकी R है. तो इसके थ्रू उसने फ्लो रेट दिया हुआ है कि x की वैल्यू हो जाएगी पाई p r⁴/8 l, वेयर p इज द प्रेशर डिफरेंस. और हम क्या करते हैं, इससे एक और पाइप ऐड कर देते हैं ऐसे. एक आपका R रेडियस का और एक रेडियस आपके डबल है, और लेंथ भी डबल है इसका, है ना. कि भाई इसका लेंथ तो L था, इसका लेंथ जो होगा वो आपका हो जाएगा 2L, और इसकी रेडियस अगर R है तो इसकी रेडियस यहाँ पे कितनी होगी बेसिकली आपके 2R होगा. दोनों सीरीज में हो गए. तो इसके थ्रू फ्लो रेट इसने पूछा हुआ है कितना होगा, है ना. कि इसके थ्रू इसने फ्लो रेट पूछा हुआ है. तो आप थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते थे ना, P/8 l/πr⁴, और आपने बोला था ये P तो एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस होता है, आप डेल्टा P लिख दो बाई रेजिस्टेंस. तो इसका रेजिस्टेंस अभी इतना है फर्स्ट केस में. सेकंड केस में रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो आपका था दोनों का जब रेजिस्टेंस आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी R1 + R2. ये तो हो जाएगा ना. ये दोनों सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 + R2. तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप. तो जब मैं R इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो R1 की वैल्यू तो वही होगी, है ना. कि भाई 8 l/πr⁴ प्लस, अब जब R2 इसका निकालूंगा ये आपका हो जाएगा 8 × 2l/π × 2r⁴, है ना. तो इससे जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो ये 9/8 आ जाएगा. कई लोग बी आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली रेसिस्टेंस है. ये आपका जाएगा 9/8 ऑफ, है ना, आपका, है ना. कि भाई जो भी आप लोगे 9/8 टाइम्स आपका आ जाएगा इस तरह से, ऑफ 8 l/πr⁴. ये आपका आ जाएगा अंदर, है ना. इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना. मैंने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ठीक कर दिया इसे, है ना. 9/8 क्या हो जाएगा बेसिकली आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में
है ना। ओह ये गलत कर दिया ना मैंने। हाँ 8 तो होता ही है ना। 8 तो इसमें क्या होता है बेसिकली आपका होता ही है। क्या आ रहा है इसका आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेट करो बेटा। 24 ही नहीं है। हाँ डायरेक्ट फ्लो रेट को भी ऐड कर सकते हैं, बात वही है ना। ये 24 नहीं है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है। ये ट्वाइस ऑफ आर है, पाई इंटू ट्वाइस ऑफ आर के पावर 4 है ना। कि पॉइंट ये क्या है बेसिकली आपका पाई के पावर, ये आपका ये चीज है ना, ट्वाइस ऑफ आर की पावर 4 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो आप देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, पहले तो रेजिस्टेंस आपने आर लिया था, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया है ना, वो 9/8 टाइम्स ऑफ आर हो गया, है ना। वही फ्लो रेट ही निकालते हैं इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9/8 टाइम्स ऑफ आर हो गया। थोड़ा मैं रेजिस्टेंस का इसमें फील देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ इसमें। और अभी आपको पता है दोनों में प्रेशर डिफरेंस तो सेम ही है। तो अब जब हम निकालेंगे यहाँ पे फ्लो रेट एक्स डैश, तो एक्स डैश की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा प्रेशर डिफरेंस बाई जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये आपका हो जाएगा 9/8 इंटू आर। तो पहले डेल्टा पी बाई आर था, अब ये 9/8 टाइम्स ऑफ आर आ गया, है ना, क्योंकि इसी चीज को तो आपने आर ले लिया था पहले। तो पहली पाइप का रेजिस्टेंस कितना है बेसिकली आपका आर है। तो जब मैं एक्स डैश बाई एक्स डिवाइड करूंगा तो ये आपका 8/9 आ जाएगा। मतलब अब जो फ्लो रेट होगा वो 8/9 टाइम्स हो जाएगा ऑफ एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये आपका इस तरह से आपका 8/9 टाइम्स ऑफ एक्स आ जाएगा। हाँ सिंपल सी चीज है कि जो फ्लो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है। तो अगर रेजिस्टेंस 9/8 टाइम्स हो गया है तो फ्लो रेट 8/9 हो जाएगा। हाँ, तो 8/9 इज द करेक्ट आंसर। बेटा वो तो फ्लो रेट आया है ना, है ना, वैसे नहीं आएगा। एडिंग फ्लो रेट से नहीं करेंगे, आप ठीक से करोगे तो उससे भी यही आएगा आपका, है ना। कि ठीक से करोगे तो वही चीज इससे भी आ जाएगी, फ्लो रेट से भी, है ना? ये ज्यादा सही मेथड है। और एडिंग फ्लो रेट में थोड़ा सा मुश्किल है एक थोड़ी सी, क्योंकि एडिंग फ्लो रेट में आपको ये प्रेशर डिफरेंस तो दिया हुआ है कि डेल्टा पी है पूरे एंड के क्रॉस, लेकिन यहाँ का प्रेशर आपको नहीं पता है ना, ये कोई पी डैश होगा। तो दोनों प्रेशर डिफरेंस हम सेम नहीं ले सकते हैं। आप समझ गए मेरी बात। इसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, पूरे दोनों पाइप के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, लेकिन एक पाइप के क्रॉस डेल्टा पी नहीं होगा ना, वो एक फ्लो रेट वाला से गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर, है ना। इसलिए फ्लो रेट वाला क्या होगा बेसिकली आपका गलत आ जाएगा आपका आंसर। तो ये ज्यादा सही मेथड है। इसमें वो बीच में क्या प्रेशर होगा उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, बोले तो कुछ भी, है ना। तो इससे तो कुछ है ही नहीं। भाई आर इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, अगर आर 9/8 टाइम्स है तो फ्लो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है, तो ये 8/9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपने इसमें सॉल्व कर लिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं करवा दूंगा, जो भी टाइम बचा हुआ इसमें नहीं होगा तो आई विल शेयर इन द ग्रुप, तो उसको आप अटेंड करना, डाउट क्लास में उसके डाउट ले लेंगे, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो तो करने ही होते हैं, वो मस्ट होते हैं, इसलिए मैं, चलो आई विल शेयर अनदर क्वेश्चन, है ना। ये कर लिया हमने, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। यहाँ सॉरी ए ऑप्शन 8/9 हो जाएगा, है ना। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, आर्यन, your answer is correct. Okay, many answers I have got. है ना, मैं एक मिनट चेक करता हूँ, है ना. आर्यन पवार का तो मैंने भूल ही दिया था. Ritika, your answer is correct. Siddhant, your answer is correct. थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर रहे हो. रैचल, योर आंसर इज करेक्ट. शालिनी, योर आंसर इज करेक्ट. है ना. कैशफित, योर आंसर इज करेक्ट. ध्रुव, योर आंसर इज करेक्ट. है ना, सही कर रहे हैं इसमें, है ना. काफी लोगों के सही आंसर आए हैं. हाँ, दिशा, योर आंसर इज करेक्ट. आर्या, योर आंसर इज करेक्ट. सही है ना. आप काफी लोग ठीक कर रहे हैं इसे. तो आई जस्ट एक्सप्लेन. इसका एक्चुअली में बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना. बी ऑप्शन इज सही होगा इसका, है ना. पहली बात तो ये ध्यान रखना है, एयर बबल है ये सोप बबल नहीं है ना. एयर बबल मतलब वाटर के अंदर कोई बबल फॉर्म हुआ है ना. तो एयर बबल में सिंगल सरफेस ही होता है, क्योंकि अंदर में एयर होगा, बाहर पूरा लिक्विड होगा, तो इट विल हैव द सेम सिंगल सरफेस. जैसे कोई वाटर इस तरह से है ना, कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ अगर इससे, तो इसके अंदर एयर बबल ऐसे ही तो फॉर्म होगा, लाइक दिस. ये एयर बबल है, तो बाहर तो हर जगह पे लिक्विड ही होगा, तो लिक्विड के अंदर कोई चीज सरफेस थोड़ी होती है, तो इट विल हैव सिंगल सरफेस ऑफ रेडियस आर, है ना. तो सिंगल सरफेस होगा, पहली बात ध्यान रखना. तो सिंगल सरफेस अगर होगा तो ये 40/r वाले आंसर ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे आपके, है ना. कि 40/r वाले जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे. हाँ, वो बबल देख के कई बार ले लेते हैं वो, है ना. जब भी आप बबल ले लोगे ना, बबल देख के कई बार ऐसा लगता है कि 40/r ले लेते हैं, ऐसा नहीं है ना. कि जो एयर बबल होता है उसमें सिंगल सरफेस होते हैं. जैसे लिक्विड ड्रॉप होता है, उसमें भी सिंगल सरफेस होते हैं. लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, अंदर में लिक्विड होती है, बाहर में एयर होती है. एयर बबल में अंदर में एयर होगी, बाहर लिक्विड होगी. सोप बबल में दो सरफेस होंगे, क्योंकि अंदर भी एयर, बाहर भी एयर, दो कांटेक्ट में आएगा. तो ये ध्यान रखना है उसमें. वो कई बार बबल ले लेते हैं, इसलिए वो आंसर गलत हो जाता है. तो बबल वर्ड देख के ऐसा नहीं करने के डबल सरफेस हो जाएगा. अब इसके बाद काम आसान है. किसने बोला कि बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है और इस बबल की डेप्थ आपकी H है ना. तो हम P से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बबल के अंदर आपको प्रेशर निकालना है ना. तो P हम स्टार्ट करेंगे. P है था, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड स्टैटिक्स का लॉ. ये आपका हो जाएगा SdG, ρg H होता है. लेकिन अब इसमें यही चीज आ गई कि पहले अगर हम सरफेस टेंशन नहीं मानते तो हम बोलते हैं अंदर में भी यही प्रेशर होगा, लेकिन जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी. तो ये कॉन्वेक्स से कॉन्केव में जा रहे हैं, प्लस, है ना. और कितने से इंक्रीज हो जाएगी, सिंगल सरफेस है तो प्रेशर डिफरेंस 2T/r का होता है, प्लस 2T/s. तो ये इसके इनसाइड में प्रेशर होगा P डैश, है ना. किसके अंदर में प्रेशर अगर P डैश है तो P डैश की वैल्यू ये हो जाएगी. तो ये ध्यान रखना. तो P प्लस
ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा प्लस क्यों किया, प्लस तो हो ही जाएगा बेटा, जैसे मैंने कई बार बोला हुआ है ना, आपको इस तरह से कोई सरफेस होता है तो जो बाहर वाली चीज होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड है ये, और अंदर वाली जो चीज होती है वो कॉनकेव होती है। तो कॉन्वेक्स का प्रेशर से कॉनकेव का ज्यादा होता है ना, तो प्लस हो जाएगा ना। जैसे कोई भी कर्व वगैरह ऐसा बन रहा है ना, इसमें इस तरह से बन रहा है इसका। तो इस सरफेस जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और इनर साइड को हम बोल देते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो जब कॉन्वेक्स से कॉनकेव में जाएंगे तो प्रेशर ऐड हो जाएगा, उल्टा जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होता है आपको, है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। तो ये आपका इस तरह से प्लस 2t/r हो जाएगा। तो ये जस्ट हमने इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। यू कैन अटेम्प्ट वन मोर क्वेश्चन लास्ट, है ना, देखते हैं कौन सा आता है ना। ये मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो। हाँ, यू कैन गो फॉर, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से हो भी जाएगा, है ना। बाकी क्वेश्चंस जो भी हैं आई विल शेयर इन ग्रुप। उसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना आप सारे। सब हेमिस्फेरिकल मींस हेमिस्फेरिकल से छोटा, सब हेमिस्फेरिकल मींस हेमिस्फेरिकल से छोटा। मैं शो करूंगा वो क्वेश्चन, शेयर शेयर इन द ग्रुप। सब हेमिस्फेरिकल मतलब हेमिस्फेरिकल से छोटा, है ना। तो सब हेमिस्फेरिकल के जब भी हम बात करेंगे ना, तो हेमिस्फेयर से भी छोटा पार्ट, ऐसा, जैसे हेमिस्फेयर तो ऐसा हो गया, ये ऐसा। सब हेमिस्फेरिकल मतलब इसका कोई पार्ट ऐसा, है ना। तो कोई भी अगर स्फेयर अगर ऐसा है तो सब हेमिस्फेरिकल का मतलब ये वाला पार्ट इसका ऐसा, ये ऐसा, दिस इज सब हेमिस्फेरिकल हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा दिमाग लगा के कभी बनाया गया था, है ना। मैं टेस्ट का आंसर चेक कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ओह बहुत सारे आ गए। राजदीप, योर आंसर इज करेक्ट। संचिता, योर आंसर इज करेक्ट। रिया, योर आंसर इज करेक्ट। दिशा, योर आंसर इज करेक्ट। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में। माही, योर आंसर इज करेक्ट। कैशपित, योर आंसर इज करेक्ट। सानिया, योर आंसर इज करेक्ट।
सिद्धांत योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, सही है ना, सही बता रहा हूँ। आर्यन पवार, यार आपका आंसर जो है वो कहीं गुम गया है, बहुत सारे आंसर्स हैं ना तो मुझे मिल नहीं पा रहा वो। कोई नहीं, अभी बताऊंगा तो आप चेक कर लेना उसे, है ना। सही, तो जो आंसर सही है ना, मैं बता फटाफट बता देता हूँ, क्लास का टाइम भी हो रहा है। आंसर इज डी इज करेक्ट। जो 2 सेकंड से एयर होगी वो फर्स्ट में फ्लो होगी, है ना, और फर्स्ट का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। सही बोल रहे हो, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी फॉर दिल्ली। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, है ना, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा कि इस तरह से अगर मैं इसको फिर से थोड़ा सा ड्रॉ करूं, क्योंकि ये तो बहुत छोटा डायग्राम है ना, तो एक बार समझ लेना कि वो डी सही होगा, है ना, डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट आंसर, है ना, सही होगा इसमें। अच्छा, आपने डी बोला था, अच्छा तो सही होगा आंसर इकरा, है ना, डी सही होगा। एक्चुअली बहुत सारे आंसर एक साथ आते हैं ना, तो आई मिक्स्ड अप, फिर मिल नहीं पाता है। मैं इसको अच्छे से डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। वो क्या होगा कि जैसे ये आपकी पाइप थी, है ना, पाइप का क्रॉस सेक्शन हर जगह पे सेम है ना, इसको आपने एक दूसरे, यहाँ से दूसरा एंड आ गया ऐसे, पाइप का क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है, दोनों एंड पे क्रॉस सेक्शन सेम है ना, इस तरह से आपका। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल ले लेते हैं, एंड A1 हैज ए हेमिस्फेरिकल सोप बबल। अच्छा, 1 में हेमिस्फेरिकल है ऐसा, पता नहीं, मुझे फिर आंसर चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। 1 में हेमिस्फेरिकल है ऐसा, है ना, एक्चुअली मैंने आई थॉट कि 2 में है, मे बी डी ऑप्शन नहीं भी सही होगा, लेट मी चेक, है ना। तो ये 1 में हेमिस्फेरिकल है, और ये सब हेमिस्फेरिकल है, मतलब ये किसी हेमिस्फीयर का ऐसे पार्ट है ऐसा, ऐसा, है ना, पूरा हेमिस्फेरिकल नहीं है, मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा ये कुछ ऐसा होगा, है ना। 1 2 में मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा सब है कौन सा हेमिस्फेरिकल है। तो 1 इज द हेमिस्फेरिकल और 2 इज द सब हेमिस्फेरिकल। तो मुझे अभी बताओ कि इन दोनों में रेडियस किसका ज्यादा होगा। ये रेडियस कोई आर है और ये वाला रेडियस कोई आर डैश है, तो रेडियस किसका ज्यादा होगा, हेमिस्फेरिकल का या सब हेमिस्फेरिकल का, है ना, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। हेमिस्फेरिक। हाँ नहीं नहीं, सब हेमिस्फेरिकल का ज्यादा होगा, आर डैश। आप देखो डायग्राम देखो ना, आप समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे तो पूरा ये बन गया है, मतलब इसका जो रेडियस होगा वो पाइप के रेडियस के इक्वल ही होगा, है ना, कि भाई यहाँ पे जो रेडियस है वो पाइप के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे जो चीज है ना वो इस पाइप से ऐसे बन रही है, ऐसे, मतलब इस तरह से है। तो इसको जब हम पूरा करेंगे तो एक बड़े रेडियस का ये सब हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा ऐसे, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा ना, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आर डैश की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन आर हो जाएगी, है ना, कि जो आर डैश की वैल्यू होगी वो आर से ज्यादा होगी। और प्रेशर डिफरेंस हम जानते हैं, प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो 40/r होता है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर यहाँ पे प्रेशर P है इसके अंदर, और इस जगह पे प्रेशर अगर P डैश है, तो जहां पे रेडियस कम होगा वहां का प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब P डैश विल बी मोर देन P, है ना, कि P डैश की वैल्यू जो होगी वो P से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो P डैश अगर ज्यादा होगा तो जो आपका एयर फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा ना, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या देगा आपका, जो एयर फ्लो होगी फ्रॉम N2 टू नहीं, एयर फ्रॉम 1 टू फ्लो टुवर्ड्स द 2, 1 से 2 की तरफ होगी, है ना। तो मुझे मैंने आंसर बताए थे वो सही नहीं थे, है ना, एक्चुअली वो हेमिस्फेरिकल सब में मैं जो है, हाँ जो P डैश होगा ना वो लेस देन P हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ इसमें, सॉरी आर ज्यादा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ओहो ये P है, सॉरी ये चीज P है। तो यहाँ का अगर प्रेशर P डैश है तो हम बोलेंगे P विल बी ग्रेटर देन P डैश, कि जहाँ का R कम होगा वहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, और जहाँ का R ज्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम होगा। तो जो लिक्विड फ्लो होगा ऐसे फ्लो होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो एयर फ्लो फ्रॉम एंड A1 टुवर्ड्स द एंड 2,
है ना, लेकिन नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल, ये गलत है ना, ये भी गलत हो गया। एयर फ्रॉम द एंड वन फ्लो टुवर्ड्स द डो, वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट एंड वन, है ना, एंड वन विल डिक्रीज। हाँ ये सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट फाइनली, है ना, बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि जब यहाँ से एयर जाएगी तो वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट एंड वन जो होगा वो डिक्रीज होगा, है ना, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, तो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। हाँ वॉल्यूम तो चेंज होगा ही बेटा, वॉल्यूम तो चेंज होगा ना, क्योंकि यहाँ से जब एयर इधर जाएगी तो ये श्रिंक होगा और ये इनलार्ज होगा, है ना, कि एक श्रिंक होगा दूसरा इनलार्ज होगा, ये इनलार्ज होता जाएगा, ये कोलैप्स कर जाएगा, तो एक का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एक का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, तो इस तरह से होता है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ना, वही हेमिस्फेरिकल एंड सब हेमिस्फेरिकल हो जाएगा। अच्छा आपने इसलिए मार्क किया, मैंने ये मार्क नहीं किया, मैं तो चेक कर रहा था, जैसे डी गलत हो गया, ए में देखा मैंने ये तो सही है लेकिन ये गलत है, तो बी ऑप्शन हो गया आपका आंसर फाइनली। तो इस तरह से थोड़ा सा केयरफुली देखना है आपको, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टाइम भी ज़्यादा हो गया आज, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सरफेस टेंशन आप कंप्लीट कर लो, बाय बाय।